हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, शॉर्टली डिस्क्राइब करने जा रहे हैं संतोष यादव के बारे में, जो आपकी बुक बिहाइव की 7th यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले आपको बता दें, इस लड़की का नाम संतोष था, लेकिन यह अपनी ज़िंदगी में कभी संतोष को नहीं प्राप्त कर पाई थी, ऐसा कहा जाता है, जब तक ये अपने घर पे थी। इस लड़की का जन्म ऐसी जगह पे हुआ था जहाँ पर लड़का पैदा होने पर बहुत वेलकम किया जाता था, बहुत खुशियाँ मनाई जाती थी। लेकिन अगर लड़की पैदा होती थी तो उस समाज में लोग दिखाने के लिए तो दुखी नहीं होते थे, लेकिन उनके आने पर लड़कियों का वेलकम भी नहीं करते थे। मतलब एक उत्सव के रूप में उनके जन्म को बिल्कुल नहीं मनाते थे। एक बार की एक छोटी घटना इसमें बताई गई है कि संतोष के पैदा होने से पहले इसकी माँ ने ये मान रखा था, ये सोच रखा था कि काश मुझे बेटा पैदा होता और मुझे बेटा ही पैदा होगा। तो एक साधु आया और साधु ने कहा कि ठीक है, जो आप चाहते हो वही आपको पैदा होगा, यानी आपको भी बेटा पैदा होगा। लेकिन उसके बगल में संतोष की दादी खड़ी थी। उन्होंने सबके सामने कहा कि हम एक संतोष नाम की लड़की चाहते हैं। यानी जिस समाज में लड़के को प्रेफरेंस बहुत ज्यादा दिया जाता था, उस समाज में लड़की को प्रेफरेंस उनकी दादी ने दिया। सभी लोग बहुत चक्के रह गए, इवन की जो साधु थे वो भी बहुत चक्के रह गए कि इस समाज में लड़की के लिए डिमांड कौन कर सकता है। बाद में उन्होंने ये बात कहा कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि आपको लड़की हो तो लड़की ही होगी। और बाद में ये देखा गया कि भगवान ने इस विश को सुन लिया और संतोष एक लड़की के रूप में पैदा हो गई। संतोष अपने माँ बाप की 6वीं संतान थी, मतलब 5 भाइयों पर एक बहन थी। संतोष जिस समाज में पैदा हुई थी वहाँ पर बहुत ही पुराने विचारधाराओं के लोग रहते थे। लड़कियों के लिए अलग अलग रूल थे, कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी, उनको बहुत ज़्यादा अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रखा जाता था। लेकिन संतोष ने ऐसा नहीं किया। संतोष शुरू से अपने जीवन को अपने टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जीना चाहती थी। जहाँ पर लड़कियाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, पुरानी सभ्यता की ड्रेसेस को पहनती थी, वहाँ पर संतोष ने शॉर्ट्स को पहनना शुरू कर दिया, यानी छोटे कपड़े प्रेफर करने लग गई। अपनी पीछे वाली लाइफ को याद करके, यानी बीते हुए दिन को याद करके संतोष से कहती है कि अगर आपने एक सही रास्ता चुन लिया है तो आपको समाज के अनुसार बदलने की जरूरत नहीं है, जबकि समाज को आपके अनुसार बदलने की जरूरत है। संतोष के माता पिता एक बहुत ही बड़े जमींदार थी, एक जमींदार के घर की ये बेटी थी। अगर वो चाहती तो वह अपने इस लड़की को अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, चाहते तो इस देश का जो कैपिटल है यानी राजधानी है दिल्ली, वहां पर भी भेज सकते थे। लेकिन उनके घर की जो प्रथा थी कि लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, लड़कियां पर्दे से बाहर नहीं जाएंगी, इसकी वजह से वो लोग संतोष को भी भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन संतोष ने बहुत ज्यादा जिद किया, बहुत ज्यादा स्ट्राइव किया, संघर्ष किया, तो उन लोगों ने लोकल के स्कूल में इसका नाम लिखवा दिया। एक लोकल के स्कूल में पढ़ने के लिए इतना ज्यादा संघर्ष करना संतोष के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। अब उसने ये ठान लिया कि मैं इस पुराने सिस्टम से लड़ने का प्रयास करूंगी और लड़कियों को एक खुली जिंदगी मिलनी चाहिए, इस चीज के लिए मैं जरूर लड़ूंगी। उसने अपने दिमाग में ये बात बैठा लिया कि सही वक्त आने पर मैं ये काम करूंगी, और सही वक्त आ गया जब वह 16 साल की थी। इस उम्र में वहाँ की लड़कियों को प्रेशर दिया जाता था कि तुम शादी कर लो। इस तरह की बातें संतोष के साथ भी की गई, लेकिन संतोष ने बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि शादी इसके दिमाग में एकदम अंतिम चीज थी। यह पढ़ना चाहती थी, प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहती थी, और उसके बाद से इसने शादी करने का फैसला अपने दिमाग में बना रखा था। इसने अपने घर में डिस्कोड करके और अपने घर को छोड़ दिया, दिल्ली के स्कूल में जाकर के अपना नामांकन करा लिया। और बाद में जब इसकी माँ बाप ने पैसे देने से इनकार कर दिए तो बड़े प्यार से संतोष ने कह दिया कि वो पार्ट टाइम जॉब कर लेगी और जो उसकी एजुकेशन का खर्च आ रहा है वो उसे मैनेज कर लेगी। फिर बाद में जब इतनी संघर्ष में होते हुए अपनी बेटी को उनके माँ बाप ने देखा तो वो लोग पैसा देने के लिए राजी हो गए। संतोष हमेशा ये सोचती थी कि मुझे थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके उसने 10th के एग्जाम को पास कर लिया, यानी हाई स्कूल की परीक्षा को पास कर लिया। और उसके बाद से दिल्ली को छोड़ करके वो जयपुर चली गई और वहां पर जाकर के उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। और वहां उसे कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम मिल गया, जो रूम अरावली पर्वत के ठीक सामने था। अक्सर संतोष ये देखा करती थी ना कि अरावली पर्वत पर बहुत सारे लोग चढ़ते थे और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते थे। गायब होने का सेंस ये है कि बहुत ऊपर चढ़ते थे तो दिखते नहीं थे। एक बार इसने खुद सोचा कि मैं इस बात को खुद चेक करना चाहती हूँ, खुद भी जा करके देखना चाहती हूँ कि लोग कहाँ जाते हैं। और इसने जा करके वहां पर चढ़ने वाले लोगों से संपर्क किया और कहा कि क्या यह भी, यानी संतोष भी उनके साथ जा सकती है। ये बहुत अच्छी बात थी कि उन लोगों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया और संतोष को भी अपने साथ ले जाने का वादा किया। संतोष वहां जाने के बाद इतनी इम्प्रेस्ड हो गई कि उसने पैसा बचाना शुरू कर दिया और पीछे देखना बंद कर दिया अपनी जिंदगी में, और उसने अपने आप का एनरोलमेंट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में करा लिया।
जहाँ पर पर्वतों पे चढ़ने के बारे में समझाया जाता था, बताया जाता था। संतोष बताती है ना कि जयपुर में जो मेरी कॉलेज का सेमेस्टर खत्म होना था वो अप्रैल में खत्म होना था, लेकिन ये 19 मई तक चला गया और बीच की जो छुट्टियां थी ना, उन छुट्टियों में मैं घर नहीं जा पाई क्योंकि मुझे 21 मई को उत्तरकाशी में पहुंचना था, यानी अपने माउंटेनियरिंग स्कूल में पहुंचना था। इसलिए मैं अपने घर पे नहीं जा पाई और मैंने पत्र लिख करके अपोलोजाइज कर दिया अपने माँ बाप से कि मैं आ नहीं पाऊंगी और मैं सीधे उत्तरकाशी चली गई। वहां जाकर भी संतोष ने बहुत सारे ट्रेनिंग्स को लिया और वो हर साल एक्सपेडिशन पे जाती थी, यानी टूर पे जाती थी, घूमने जाती थी और क्लाइंब करती थी, यानी अलग अलग पर्वतों पे चढ़ा करती थी। धीरे धीरे जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल थी ना, यानी पहाड़ों पर चढ़ने की जो स्किल थी ना, मैच्योर्ड होती गई। वह बहुत अच्छे से सीखती चली गई कि पर्वतों पे कैसे चढ़ना है और अपने आप की सेफ्टी कैसे करनी है। उसने धीरे धीरे अपने आप के अंदर ऐसा रेसिस्टेंस क्रिएट कर लिया ना, जिससे उसको चढ़ाई से भी डर नहीं लगता था, बहुत अधिक ऊंचाई से भी डर नहीं लगता था। उसकी जो इच्छा थी ना वो लोहे जैसी हो गई। उसने बहुत ही अच्छा फिजिकल इंड्योरेंस क्रिएट कर लिया, मतलब शारीरिक कोई भी परेशानी उसको नहीं होती थी, यानी क्लाइमेट का कोई असर उसके ऊपर नहीं होता था, चाहे वो गर्मी हो या ठंडी हो। अमेजिंग मेंटल टफनेस उसके अंदर आ गई, यानी उसका माइंड जो था ना वो अनसक्सेसफुल कितनी बार भी हो जाए लेकिन परेशान नहीं होता था। और अपने आप को उसने कई बार प्रूव किया कि मैं ये काम को कर सकती हूँ। लगातार कभी भी फेल नहीं हुई, अपने मेहनत के बल पे कई बार अपने आप को प्रूव करने का प्रयास किया और किया भी। 1992 ईस्वी में ना इसकी जो मेहनत की पराकाष्ठा थी ना वो सामने आई और इसने बड़ी मजाक तरीके से उन माउंटेनियर्स से पूछ दिया कि क्या वे लोग इसको भी ज्वाइन कराएंगे, यानी क्या वे लोग संतोष को भी अपने साथ लेकर के चलेंगे। 20 साल से पहले ही, यानी अभी 20 साल की नहीं हुई थी संतोष, तब भी उसने माउंटेन एवरेस्ट को माप लिया, यानी उसके ऊपर चढ़ गई और दुनिया की पहली ऐसी लड़की बन गई जो सबसे कम उम्र में माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाली थी। ऐसा कहा जाता है ना कि जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल थी, फिजिकल फिटनेस थी और मेंटल स्ट्रेंथ थी ना, उसने इम्प्रेस कर दिया उसके सीनियर्स को। और उसकी जो चिंता थी ना, मतलब वो दूसरों के लिए जो चिंता करती थी और जो सबके साथ मिलकर के कार्य करने की क्षमता थी ना, उसने एक अलग ही जगह बना दिया उसके फेलो क्लाइंबर्स के दिल में। यानी कहने का मतलब ये है कि वो सबके साथ मिलके काम करना चाहती थी, काफी हेल्पफुल थी सबके लिए। इस चीज ने बहुत अच्छा जगह बना लिया अलग अलग जो माउंटेनियर्स थी उनकी हार्ट में। इनफैक्ट सब के सब उसको बहुत मानने लगे। 1992 ईस्वी में एवरेस्ट मिशन चल रहा था, जिसमें संतोष के साथ अदर 2 क्लाइंबर चढ़ रहे थे, यानी एवरेस्ट के ऊपर जा रहे थे। और कुछ उनके साथ ऐसा हुआ कि एक क्लाइंबर मर गया। हालांकि उस क्लाइंबर के लिए संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन को शेयर करना चाहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाई थी। फिर भी जो दूसरा वाला क्लाइंबर था, मोहन सिंह था, उसको संतोष यादव ने किसी भी तरह से बचा लिया, क्योंकि वह बहुत ही मुश्किल से अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर को शेयर कर पाई थी उससे। 12 मंथ के अंदर, यानी 1 साल के अंदर संतोष ने क्या पाया कि एक जो ग्रुप था, इंडो नेपाली विमेंस एक्सपेडिशन ग्रुप जो था, उसने इनवाइट कर दिया ज्वाइन करने के लिए अपने आप को संतोष को। और उसके बाद से वह एक बार और एवरेस्ट को माप ली, यानी इस ग्रुप में जुड़ने के बाद एक बार और एवरेस्ट पे चढ़ गई और इस प्रकार उसने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। उस रिकॉर्ड में क्या था कि एक सबसे कम उम्र की लड़की इस दुनिया की जिसने 2 बार माउंटेन एवरेस्ट को माप लिया है। और इस तरह से संतोष ने अपने नाम को कहां पर ले आकर के फिक्स कर दिया। भारत में पर्वतारोहियों का एक बहुत बड़ा इतिहास जो था, उस इतिहास के पन्ने में यूनिक प्लेस पे अपना नाम ले आकर के अंकित कर लिया। संतोष की इतनी बड़ी पहचान और इतनी बड़ी संघर्ष के लिए भारत सरकार ने उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था, जो भारत का एक उच्च पुरस्कार होता है। अपने संघर्ष के दिनों को याद करके संतोष कहती है ना कि वास्तव में यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होता है जब कोई भी आदमी इस वर्ल्ड के टॉप पे होता है। जब मैं भी इस दुनिया की छत यानी माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर थी ना, मैंने अपने देश के झंडे को वहां पर फहराया, हमारे देश का झंडा इस दुनिया की छत पे लहर रहा था। वह मोमेंट मुझे आज भी बहुत अच्छे तरीके से याद है और वह वास्तव में एक एक्सोटिक मोमेंट था। एक अच्छे माउंटेनियर के अलावा जो संतोष यादव है वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी है, यानी इन्वायरमेंट के लिए चिंता करने वाली लड़की है। यानी हमारा जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है ना, वो किस तरीके से सही रहेगा इस बारे में भी चिंता करती है। इस चीज की चिंता करते हुए संतोष यादव ने 500 किलोग्राम गार्बेज को इकट्ठा किया था और गिराते हुए लेकर के हिमालय से नीचे आई थी ताकि वहां पर कुछ सफाई हो सके। तो इस तरीके से लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आप एक एक चीज समझ गए होंगे, क्योंकि हमने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है ना वो लाइन बाय लाइन ही आपको बताया है। अगर आप बुक को देख करके भी इसको सुन रहे हो तो बड़े आराम से समझ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।